गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस के मिनरल्स एंड ऑर्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे मिनरल्स, किन्हें कहते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड दी मिनरल्स। यहाँ पे फाउंड ही है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें अर्थ के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। कंपाउंड्स किन्हें बोलते हैं? किसी भी एलिमेंट, मतलब जैसे दो एलिमेंट है उनका मिश्रण को हम कंपाउंड बोलते हैं, या फिर एक एलिमेंट है एक इम्प्योरिटी है तो उनके मिश्रण को भी हम कंपाउंड बोलेंगे, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमें धरती के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो मिनरल्स हैं जैसे सोना, चांदी, डायमंड, एक्सेट्रा, प्लेटिनियम जैसे, तो ये धरती के अंदर आए कहाँ से? तो एक रिएक्शन हुई थी, एक्सप्लोनोवा रिएक्शन। एक्सप्लोनोवा रिएक्शन, इसमें क्या हुआ था, दो पत्थर ना आपस में टकराए थे, तो उनके टकराने से ना कुछ एलिमेंट्स निकले थे जो कि हमारी धरती में चले गए थे, और उसके बाद परतें बनती गई, जैसे बालू सैंड की पत्थर बनी और ग्रेवल की पत्थर बनी, सॉरी पत्थर कह रहा हूँ, मिट्टी, और ये 200-250 फीट के अंदर चले गए। ये सारे धातु थे ना, ये एक्सप्लोनोवा रिएक्शन के चलते 200-250 फीट के अंदर चले गए, जो कि आज हम खोदते हैं तो हमें निकलते हैं, है ना। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जैसे मिनरल है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे जिंक एक एलिमेंट है, जिंक, तो जिंक क्लोराइड, इसमें जिंक हो गया हमारा एलिमेंट और क्लोराइड हो गई हमारी इम्प्योरिटी। क्या होगी? इम्प्योरिटी। अब हम देखते हैं और किसे कहते हैं। और भी सिंपल होता है, देखो और। Some minerals in which metal can extract easily are called ores. ऐसे minerals जिनमें से जो मेटल है वो आसानी से निकल जाता है उन्हें हम ओर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने माइनिंग करी, मैंने 3 पत्थर निकाल लिए। एक था मेरे पास जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एक था मेरे पास जिंक कार्बोनेट, एक था मेरे पास जिंक ऑक्साइड। तो मैंने 3 पत्थर निकाले। अब इनमें से जिंक को निकालने के लिए इसमें तो मेरा आ रहा है 20 रुपये का कॉस्ट, इसमें आ रहा है 40 रुपये का कॉस्ट, इसमें आ रहा है 60 रुपये का कॉस्ट। तो जिस पत्थर में से जिंक को निकालने के लिए मेरा सबसे चीपली कॉस्ट आ रहा हो उसको हम बोलेंगे ओर। सम मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन एग्जॉस्ट ईजली आर कॉल्ड ओर्स। एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकालना, है ना। एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकालना। ऐसे मिनरल जिनमें से मेटल्स को या फिर एलिमेंट्स को बाहर निकालना बहुत सस्ता होता है और बहुत ही आसान होता है, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओर्स। और अब हम देखते हैं गैंगी और स्लैग किसे कहते हैं। गैंगी, अब देखो जैसे ये मिनरल है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड में से जिंक तो हमें मतलब चाहिए, लेकिन क्लोराइड हमें नहीं चाहिए क्योंकि क्लोराइड एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में है उसके पास। अब देखो आप इम्प्योरिटी को तो बेचोगे नहीं, मेटल को ही बेचोगे ना। तो मेटल हो गया हमारा मतलब मेटल, और ये जो हो गया क्लोराइड हमारी इम्प्योरिटी। तो किसी भी मिनरल की इम्प्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? गैंगी। मिनरल की इम्प्योरिटी को हम क्या बोलेंगे? गैंगी। और स्लैग इसका उल्टा है, हम और की इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? स्लैग। आपको मिनरल समझ में आ गया, और समझ में आ गया, गैंगी समझ में आ गया, स्लैग समझ में आ गया। गैंगी मिनरल की इम्प्योरिटी और स्लैग और की इम्प्योरिटी। अब हम पढ़ते हैं मेटलर्जी के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं मेटलर्जी के बारे में। द प्रोसेस फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय ओर्स इज कॉल्ड द मेटलर्जी। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि हम मेटल जो है ओर्स में से निकालेंगे या मिनरल्स में से निकालेंगे? पॉज करो वीडियो को और कमेंट्स में आंसर दो। मैं बता देता हूँ, ओर्स में से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम मिनरल्स में से निकालेंगे तो हमें कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ओर्स में से निकालेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा, चीप, है ना। क्यों? क्योंकि ओर्स जो हैं वे होते हैं ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स को निकालने में हमारा जो खर्च है वो थोड़ा कम आता है ना। तो मेटलर्जी के 5 स्टेप्स होते हैं, मतलब एक और है, इसमें से हमें मेटल को अलग करना है, इम्प्योरिटी को अलग करना है। मेटल को अलग करना है, इम्प्योरिटी को अलग करना है, इसके
5 स्टेप्स होते हैं, है ना। पहला क्रशिंग दी ओर, बड़े बड़े रोलर्स आएंगे और उसको ओर को क्रश कर देंगे। दूसरा है कंसंट्रेशन। अब है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्लैग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। हमें एक ओर में से उसकी इम्प्योरिटी को अलग करना है तो उसे हम कंसंट्रेशन बोलेंगे, है ना। मतलब ओर में से इम्प्योरिटी को अलग करने का प्रोसेस जो है क्या कहलाता है हमारा? देखो, मेटलर्जी। और हमें कैसे अलग करना है वो हमें बताता है कंसंट्रेशन। इसके 5 स्टेप्स हैं मेटलर्जी के। पहले तो हम इसे पीसेंगे, इसे साफ़ करेंगे, इसकी ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड को अलग करेंगे और उस मेटल को साफ़ करेंगे। पहले हमने क्रश कर लिया और को पीस लिया अच्छे से, और अब हम उसे साफ़ करेंगे, मतलब उसमें से इम्प्योरिटी को अलग करेंगे। और मैंने बताया था अभी ओर्स की इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? स्लैग। क्या बोलते हैं? स्लैग। इसमें से हमें स्लैग को अलग करना है। उसके एक मेथड होता है, उसका नाम होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसके पूरे 4 मेथड होते हैं। अब मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कैसे होता है ये। तो ये है इसका डायग्राम। इसमें हम देखते हैं, हमने जैसे यहाँ से हमने ओर डाला, यहाँ से पानी आया। इसमें क्या है? देखो, जैसे ये टेबल है, इसमें ना छोटे छोटे से स्लोप है। पानी आया, पानी अपने साथ ओर को लाया, मतलब ओर जो है पानी के साथ मिक्सड है ना। और ये स्लोप्स बने हुए हैं यहाँ, स्लोप्स। अगर मेटल भारी होगा तो वो स्लोप्स में फंसेगा और इम्प्योरिटी जो है बह जाएगी। अगर इम्प्योरिटी भारी होगी वो स्लोप में फंसेगी और मेटल बह जाएगा। ये जो है पूरा डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। डेंसिटी मतलब एक हिसाब से लगा लो आप, वेट के ऊपर बेस्ड है ना। अगर मेटल का वेट ज़्यादा होगा तो इम्प्योरिटी यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, है ना, इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएगी। अगर इम्प्योरिटी का वेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो है मेटल कलेक्ट हो जाएगा, है ना। क्रस्ट और पानी आया, स्लोप में मेटल फंस गया। अगर मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है और इम्प्योरिटी बहकर यहाँ आ गई, इम्प्योरिटी की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ फंस जाएगी, मेटल आ जाएगा। अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं जो कि है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, या फिर हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इफ़ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज लाइटर देन द मेटल प्रेजेंट देन द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। वही मैंने बताया आपको, इफ़ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर, अगर ओर में इम्प्योरिटी है ना, देन द मेटल मतलब सॉरी, ओर में इम्प्योरिटी है और वो लाइटर है मेटल से, मतलब जो इम्प्योरिटी है वो हल्की है, किससे? मेटल से। तो वो इम्प्योरिटी जो है यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, मतलब बह जाएगी, और मेटल जो है इन स्लोप्स में अटक जाएगा। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो हमारा फ्लोटेशन मेथड है ये। इसको समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं। हाइड्रोफोबिक पानी से डरना, हाइड्रोफिलिक पानी से चिपकना। हमने हाइड्रोफोबिक का नाम भी सुना है, हाइड्रोफिलिक का भी नाम सुना है, हमने 7th में भी सुना था ये, है ना, वाटर के चैप्टर में, 11th चैप्टर था हमारे साइंस का। तो जैसे हम समझते हैं, और जो है हाइड्रोफोबिक है, और जो है पानी से चिपकेगा, इम्प्योरिटी सॉरी, और जो है पानी से नहीं चिपकेगा, इम्प्योरिटी जो है पानी से चिपकेगी। अब हमने एक टैंक लिया, इसमें ऑयल भी था, वाटर भी था। ऑयल नीचे था, वाटर ऊपर था। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्सिंग ग्राइंडर से वगैरह से मिक्स करेंगे। और सॉरी, पहले तो इसमें डालेंगे और को, और प्लस इम्प्योरिटी है ना, तो इसमें और क्रस्ट और को डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। और फिर जो और है वो तो पानी से डरता है, तो वो ऑयल से चिपकेगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ? वाटर से डरता है तो ये ऑयल से जाकर चिपकेगा। ऑयल है नीचे, हम मिक्सिंग करेंगे तो ऑयल आएगा ऊपर, इम्प्योरिटी जो है वो पानी से चिपकेगी, और पानी है नीचे तो वो इम्प्योरिटी जो है नीचे रहेगी, है ना। तो अब जो है, और जो है ऑयल से चिपक के ऊपर आ गया, तो हम इसको अलग कर लेंगे। ये हो गया हमारा और अलग। हमें सॉरी, जो और का मेटल था वो उसे चिपक के ऊपर आ गया, है ना। तो मेटल को हमने कर लिया अलग, इम्प्योरिटी हो गया अलग। यहाँ पे ना सॉरी मेरी गलती होगी, यहाँ पे आएगा मेटल हमारा, है ना। और ये दोनों को मिला के होता है और मेटल हाइड्रोफोबिक, इम्प्योरिटी हाइड्रोफिलिक। मेटल ऑयल से चिपकेगा और मिक्सिंग करी, ऑयल ऊपर आया, मेटल भी ऊपर आया, मेटल को छान के ऊपर ले आए, इम्प्योरिटी उसी में रहेगी, इम्प्योरिटी का हमें कोई काम नहीं है ना। तो ये हमारा होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब हम देखते हैं
मैग्नेटिक सेपरेशन। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए आप कमेंट में बिंदासली पूछ सकते हैं। सेपरेशन मेथड, इसमें कुछ नहीं होता, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इसका डायग्राम। जैसे यहाँ पर एक ये दो बेल्ट होती हैं, ये एक रोलर व्हील के ऊपर घूमती है, सॉरी ये होता है हमारा व्हील, ये मैग्नेटिक बेल्ट होती हैं, ये सब में मैग्नेट होता है ना। और यहाँ पे हमारा क्रस्ट ओर जाता है, जैसे समझ लो इसके अंदर आयरन है, क्रस्ट ओर के अंदर, और के अंदर एक तो है हमारा आयरन और एक है इम्प्योरिटी, इसमें आयरन है, मतलब आयरन है ना। तो क्रस्ट ओर की आयरन जो है वो बेल्ट पे चिपक गई, वो बेल्ट पे चिपकी 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 यहाँ आ जाएगी। बल्कि अगर वो इम्प्योरिटी जो है नॉन मैग्नेटिक हुई तो नॉन मैग्नेटिक तो यहाँ से ही यहाँ गिर जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक यहाँ से इसका पूरा साथ देके व्हील का जाके यहाँ पर गिरेगी, है ना। तो ऐसे ही है, यहाँ पे मैग्नेटिक बेल्ट है, यहाँ पे क्रश डोर यहाँ पे आया, यहाँ पे मैग्नेटिक है तो यहाँ तक इसका साथ देगा, मैग्नेटिक नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। समझे, फिर से समझा देता हूँ। और है इसमें जैसे समझ लो आयरन है, आयरन आया यहाँ पे गिरा इस बेल्ट पे, ये बेल्ट ऐसे मूव कर रही है गोल गोल, ये मैग्नेटिक बेल्ट है, मैग्नेट से चिपक के आया 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 आया। और इम्प्योरिटी जो है चलो नॉन मैग्नेटिक है, वो तो सीधा यहाँ पे गिर जाएगी। और जो मैग्नेटिक मतलब जैसे आयरन है वो यहाँ तक साथ देगा और यहाँ पे गिरेगा, इसलिए डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ये जो है आयरन हमारा अलग हो गया, इसमें हो गया, और इम्प्योरिटी हमारी जो है अलग वाले में होगी। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें से हम बेल्ट का यूज़ करते हैं। जो मैग्नेट वाली होगी यहाँ तक साथ देगी, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी जो है यहाँ आ जाएगी, है ना। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड मेथड जो है लीचिंग, या फिर उसे केमिकल मेथड भी बोल सकते हैं। उसको कोई डायग्राम नहीं होता, हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं केमिकल मेथड के बारे में। ये मोस्ट ऑफ द इसी मेथड है कंसंट्रेशन का। इसमें क्या करते हैं, बस केमिकल की मदद से हम साफ़ करते हैं बस, और इसमें सीखने को कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड स्टेप। तो हमारा थर्ड स्टेप था ये, पहले हमने और को क्रश करा, उसे कंसंट्रेट के मैंने आपको पूरे 4 मेथड बता दिए। पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा फ्लोटेशन मेथड, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और चौथा केमिकल मेथड, या फिर उसे लीचिंग भी बोलते हैं। अब हम सीखेंगे गिविंग द ऑक्साइड मेथड की, मतलब जैसे एक मेटल है, जैसे हमने समझ लिया जिंक क्लोराइड है, इसमें से हमें क्लोराइड को अलग करके इसको ऑक्सीजन कैसे देंगे, मतलब ये है तो इसको ये कैसे बनाएंगे, है ना। अब हमें इसको बनाना ही क्यों है, हम तो इससे भी इसको अलग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कंसंट्रेट होके आता है तो इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जो है बचती है, तो उसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो है, क्योंकि ना इसको रिफ़ाइन करने में इजी होता है। अब हम इसकी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड पढ़ेंगे उसके बाद, और फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम पढ़ते हैं गिविंग द ऑक्साइड के बारे में। तो किसी भी और को ऑक्साइड के और में बदलने के लिए 2 मेथड होते हैं, रोस्टिंग, कैल्किनेशन। रोस्टिंग हम सिर्फ सल्फाइड की और के साथ कर सकते हैं, कैल्किनेशन हम सिर्फ कार्बोनेट की और के साथ कर सकते हैं। रोस्टिंग बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें किसी भी सल्फाइड के और को, जैसे जिंक SO4 जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये इसमें बदल जाएगा। कैल्किनेशन बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम जिंक कार्बोनेट को इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो वो इसमें बदल जाएगा, है ना। अब इसकी क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। जिंक SO4 था हमारे पास, हमने इसको हीट दी, हीट का ये सिंबल होता है, ये ट्राइंगल हीट का सिंबल होता है, उसको डेल्टा ही बोलते हैं फिजिक्स में, है ना। इसको हमने हीट दी इन द प्रेजेंस ऑफ O2। क्यों, क्योंकि जो हीट होती है वो O2 के जरिए जल पाती है। मैं आपको एक ईजी सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जैसे हम एक मोमबत्ती लेंगे, उसको एक गिलास के अंदर करेंगे ना, वो नहीं जलेगी क्योंकि गिलास के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऐसी गिलास को हटा दोगे तो वो जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन से जो है वो बर्न होती है ना। तो इसको बदलने के लिए ये जो है ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, है ना।
और ऐसे ही ये तो हो गया हमारा रोस्टिंग। अब पढ़ते हैं कैल्किनेशन। कैल्किनेशन में क्या है, जैसे हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, हीट करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये बनेगा जिंक O2 प्लस कार्बोनेट। अब एब्सेंस में क्यों करा, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन पहले से ही था, है ना, इसलिए उसमें करा। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमने जैसे ये बना लिया, अब इसमें से ऑक्सीजन को अलग करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को अलग करना सस्ता पड़ता है, और जैसे ये क्लोराइड है तो इसको अलग करना महंगा पड़ता है, इसलिए हम पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग दी ऑक्साइड के बारे में। तो जैसे हमारे पास अब आ गया जिंक ऑक्साइड गिविंग दी ऑक्साइड के बाद, अब हम इसको जो है कार्बन के साथ हीट करेंगे। कार्बन के साथ हीट कर लिया, है ना। जैसे हमने यहाँ पर आग लगा दी, यहाँ पर हमारा टैंक, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, हीट कर लिया, हमारे पास आ जाएगा जिंक और CO2। और बधाई हो, यहाँ पर हमें जिंक और CO2, इसका तो ये काम नहीं है, हटाओ। जिंक हमें अलग हो गया है और से, जिंक आ गया हमारा। बस अब एक प्रोसेस बचा है हमारा, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, क्योंकि अब हमारा जिंक जो है वो प्योर नहीं आता, हमें उस पर अभी प्योर जिंक की परत चढ़ानी पड़ेगी। जैसे सोने अगर आप खरीदने जाओगे तो उस पर सोना तो क्लियर है, उसके ऊपर एक परत भी चढ़ी हुई मिलेगी आपको, डायरेक्ट सोना नहीं मिलेगा, एक परत भी चढ़ी हुई मिलेगी उसके ऊपर आपको। अब हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल के बारे में, जिसको हम जो है वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परत चढ़ाना। जैसे हमारी सोसाइटी में इज्जत दिखाने के लिए, जैसे हमारे पास जिंक का कोई काना का कुंडल है, उसको हम चेंज करवा लेंगे, मतलब उसके ऊपर परत चढ़वा लेंगे सोने की, ताकि वो सोसाइटी को कैसा लगे, सोने का। तो ऐसे ही सोने के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो ज़रूर चमकदार हो जाए। एनोड क्या, थोड़ा समझते हैं। एनोड होता है हमारा इनप्योर मेटल, इनप्योर मेटल। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा सोना बन के अभी तैयार हुआ, तो यह हो गया हमारा सोना, गोल्ड, यह है इनप्योर गोल्ड, और यह है हमारा प्योर गोल्ड। इसे इसको प्लस से इसको माइनस से कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये जो हमारा प्योर गोल्ड है ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और इसका जो गोल्ड है उसकी परत जो है इस पे लगती जाएगी। कैसे, अब ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, वैसे तो आप यहीं तक समझ लो, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और फिर सर्किट पूरा होगा, ठीक है। ये होता है एनोड कैथोड। एनोड क्या होता है, वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और एनोड जो है इनप्योर मेटल होगा, कैथोड जो है प्योर मेटल होगा, समझ गए। तो अब हम पढ़ते हैं पिग आयरन किसे कहते हैं। तो पिग आयरन में 93% आयरन, 4 से 3% कार्बन और अनदर % सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एक्सेट्रा होता है। और मिलावट होने के कारण पिग आयरन जल्दी से पिघल जाता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है ना, पिघल जाता है जल्दी, क्योंकि इसमें जो है इम्प्योरिटी जो है बहुत सारी होती है। कार्बन भी आ गया, सल्फर भी आ गया, फॉस्फोरस भी आ गया, और हमारा सिलिकॉन भी आ गया। अब हम पढ़ते हैं एलॉय के बारे में। तो एलॉय को समझने से पहले हमें होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें हमने मिक्स करा लेकिन वो दोनों डिस्टिंक्टली दिख नहीं पाते हैं। और हेटेरोजीनियस इसका उल्टा होता है, जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था, है ना। जैसे ये हमारा ये टैंक है, हमने वाटर लिया, शुगर डाल दी, शुगर पिघल गई, इसमें शुगर दिखी नहीं, और मिक्सचर होगा जो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ऐसे ही एलो है, एलो इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, या फिर मेटल और मेटल आर कॉल्ड एलॉय। एलॉय जो है होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल या फिर नॉन मेटल का, या फिर मेटल और मेटल का, उसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे हमने एक मेटल पिघला लिया, उसको दूसरे पिघले हुए मेटल में डाल दिया, और जो हमारा कंपाउंड बना इसको हम बोलेंगे क्या, एलॉय। या फिर हमने एक मेटल लिया या फिर एक नॉन मेटल लिया,
दोनों को पिघला के एक कंटेनर में डाल दिया और जम गया, इसको हम बोलेंगे एलॉय। और स्टील इज एन एलॉय बिकॉज इट कंटेन्स 97% ऑफ आयरन एंड 3% ऑफ कार्बन। स्टील एक एलॉय है क्योंकि वो 90% ऑफ आयरन होता है उसमें और 3% ऑफ कार्बन होता है उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब किसी भी धातु को हम उसमें जंग लगने से उसको कैसे बचाएं। जैसे एक आयरन है, उसमें से हम उसको कोरोजन होने से उसका कैसे बचाएंगे। तो पहला मेथड है बाय पेंट, पेंट कर दो हो जाएगा। दूसरा मेथड है बाय ऑयल और ग्रीजिंग, ऑयल कर दो या फिर ग्रीजिंग कर दो हो जाएगा। तीसरा हमारे पास मेथड है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन परत चढ़ा दो हो जाएगा। जैसे हमें आयरन को कवर करना है, इसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ा दो और फिर हम 10 साल बाद ही उतारेंगे ना कॉपर की परत उसमें से, तो आयरन वैसा का वैसा ही निकलेगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला बाय फॉर्मिंग एलॉयज, बाय फॉर्मिंग एलॉयज। अभी हमने पढ़ा एलॉयज दो एलिमेंट का मिक्सचर होता है, तो या फिर एक आयरन है तो उसमें कॉपर का मिक्सचर कर दो और बना दो और फिर उसे हम अलग अलग कर लेंगे, तो जब भी वह सेफ ही रहेगा। तो ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब हम उसको कोरोज होने से कैसे बचाएंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में। इसको बहुत आसान है, जैसे एसिड है, अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक तो मेटेलिक सोल्ट मिलेगा, मेटेलिक सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी। एक बात मेरी याद रखना, अगर हम किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड के साथ मिलाएंगे, तो हमें 100% हाइड्रोजन ही मिलेगा। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, मतलब घर में हम कर सकते हैं, सभी के घर में थिनर होता है। थिनर, थिनर में अगर हम कॉपर की वायर को मिलाए तो हमें एक तो कॉपर का एक सोल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और एक हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जिसके ना गुब्बारों में भेज जाती है और गुब्बारा जो है उड़ जाता है ना। लिथियम भी भेज जाती है और हाइड्रोजन भी भेज जाती है। हाइड्रोजन जो है जो थोड़ी कम रिएक्टिव होती है ना। अब वाटर के साथ, वाटर के साथ कुछ ही मेटल रिएक्ट करते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं एसिड के साथ। जैसे सोडियम, सोडियम जो है मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट करता है और क्या बनता है, जैसे ये हो गया सोडियम, ये हो गया H2O वाटर, सोडियम प्लस H2O इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बनाता है। और पोटेशियम भी करता है इसके साथ रिएक्ट, पोटेशियम भी यही बनाएगा। मैग्नीशियम भी करता है वाटर के साथ रिएक्ट, मैग्नीशियम भी यही बनाएगा, है ना। अब देखते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, जैसे कोई मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा। जैसे ये है हमारा आयरन, ये है हमारी ऑक्साइड, हमें मिल जाएगी FeO2, क्योंकि मतलब लोहे में जो है जंग बहुत जल्दी लगता है। जंग लगना कैसे कहते हैं, जंग जब लगता है जब किसी, जैसे आयरन है वो हमें खुली हवा में रख दिया और पानी में भी रख दिया, बारिश आएगी पानी आएगा तो उसमें जंग लग जाएगा और उस जंग को ही हम बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर। जैसे इस पे तो आयरन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर लग गई, ऐसे हम बोलते हैं। और अगर किसी भी, जैसे एल्यूमिनियम है, उसके साथ ऑक्साइड करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, मतलब वो करस्ड हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मेटेलॉइड्स के बारे में, मेटेलॉइड्स के बारे में। तो मेटेलॉइड्स कितने बोलते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास जो है मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, मेरे शब्दों को ध्यान सुनो, मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे मेटल हो गया हमारा जिंक और ये हो गया ये, ऐसा कोई मेटल है जिसमें जिंक और ऑक्साइड की दोनों की प्रॉपर्टी होगी तो वो हो जाएगा हमारा मेटेलॉइड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।